Hello students, welcome back to my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is ascertaining the amount of depreciation. So let's get started the video. Following factors should be considered for the determination of amount of depreciation on fixed assets. So students, जब भी हम depreciation calculate करते हैं, डेप्रिसिएशन की अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कि हमें कंसीडर करना चाहिए. सो फर्स्ट इज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट. द कॉस्ट ऑफ एन एसेट इंक्लूड्स अ इनवाइस प्राइस ऑफ एन एसेट लेस एनी ट्रेड डिस्काउंट प्लस ऑल कॉस्ट essential to bring the assets to a usable condition. It should be noted that financial charges such as interest on money borrowed for purchase of assets should not be included in the cost of asset. तो सबसे पहला जो फैक्टर है सबसे पहला जो फैक्टर है जो कि हमें कंसिडर करना चाहिए वो है कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स. तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं. द कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स इंक्लूड्स इनवाइस प्राइस ऑफ एन एसेट्स लेस, किसी भी तरह का कोई हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो वो भी हमें कंसिडर करना चाहिए, प्लस जो भी कॉस्ट हम इनकर्ड करते हैं उस एसेट को एक यूजेबल कंडीशंस में लाने के लिए. कोई भी एसेट हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, काफ़ी सारे ऐसे स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो कि उसके साथ कनेक्ट करने पड़ते हैं हमें. तो ऑल कॉस्ट एसेंशियल टू ब्रिंग द एसेट्स टू यूजेबल कंडीशन. तो ऐसी सारी चीज़ें हमें कंसिडर करनी चाहिए. एसेट का इनवाइस प्राइस क्या है, हमें किस तरह का ट्रेड डिस्काउंट मिला है और कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो कि हमें एसेट पर करने पड़े ताकि हम उस एसेट को यूज़ कर सकें. और इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और इस बात को हमें नोट करना चाहिए कि किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल चार्जेस, जैसे कि हमने एसेट परचेज़ की, लोन पे परचेज़ की, अमाउंट बोरो किया इस पर, और उस लोन पे, उस अमाउंट बोरो पे अगर हम किसी तरह का कोई इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो सारी चीज़ें, वो सारे चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस हमें कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करने चाहिए. Such as interest on money borrowed for the purchase of asset should not be included in the cost of asset. Next is estimated scrap value. The term scrap value means a residual or the salvage value which is estimated to be realized on account of the sale of the asset at the end of its useful life. So students, what is scrap value? Estimated scrap value. हम कोई भी एसेट यूज़ करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम तक हम नॉर्मली यूज़ करते हैं जब तक वो एसेट हमें अच्छे रिजल्ट्स देती हैं, अच्छी आउटपुट देती हैं. 4 years, 5 years, हर एसेट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक्सपायर हो जाती है और उस एसेट को हम क्या करते हैं, बेच देते हैं. तो इट इज़ नोन एज अ स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू. तो ये एक एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि हमारी जो एसेट है इतने साल अगर हम यूज़ करते हैं उसके बाद उस एसेट की स्क्रैप वैल्यू कितनी हो सकती है. इन डिटरमाइनिंग द स्क्रैप वैल्यू, तो इस स्क्रैप वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए. इन डिटरमाइनिंग द स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट टू बी इंकर्ड इन द डिस्पोजल और रिमूविंग द एसेट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द टोटल रियलाइजेबल वैल्यू. तो हमारी जो एसेट है उसे बेच के जितना भी हमें वैल्यू रियलाइज होती है, सेल करने पे जितनी भी अमाउंट हमें मिलती है उसमें से हम क्या डिडक्ट करेंगे, जो भी खर्चे हमने उस मशीन को बेचने पे, उस मशीन को बाहर निकालने के लिए की अपनी फैक्ट्री से, तो वो सारी चीज़ें इसमें से डिडक्ट की जाएंगी. इट इज़ आल्सो टर्म्ड एज द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट. अब कोई भी एसेट हम परचेज़ करते हैं, हर एसेट का एक टाइम पीरियड होता है कि वो कितने टाइम तक हमें अच्छी आउटपुट देती रहेगी, क्वालिटी अच्छी देती रहेगी, कितनी उसकी एफिशिएंसी रहेगी, कितने साल तक वो हमारी फैक्ट्री में अच्छे से वर्क कर सकती है. तो इसलिए इसे इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट कहा जाता है. दिस में बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, मंथ्स, आवर्स, यूनिट्स ऑफ आउटपुट और अदर ऑपरेटिंग मेजर्स सच एज किलोमीटर्स इन केस ऑफ अ टैक्सी और ट्रक. तो हर एक मशीन के एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ अलग अलग तरीके से कैलकुलेट की जाती है और डिफरेंट टर्म्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ईयर्स, कितने साल तक चलेगी, कितने महीने चल सकती है हमारी मशीन, या कितने आवर्स चल सकती है, या कोई मशीन कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है, या फिर
अदर मेजर्स हो सकते हैं, जैसे कि इन केस ऑफ टैक्सी और ट्रक हम कैसे मेज़र कर सकते हैं कि एक टैक्सी या ट्रक कितने किलोमीटर्स अपनी लाइफ में यूज़फुल हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमें कंसिडर करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द एसरटेनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। जब भी हमने डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये 3 फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना पड़ता है: ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, estimated useful life. So students, in this video you have learnt about the ascertaining the amount of depreciation. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.